नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पुराने CSR नेट क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए हैं दिसंबर 2016 में। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन। और ये जो भी क्वेश्चंस हमने आज फाइंड आउट किए ना, वो तो क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स से। और मोलिकुलर जेनेटिक्स मतलब क्या है कि मोलिकुलर बायोलॉजी एज वेल एज जेनेटिक्स दोनों यूनिट से हमने ये इन क्वेश्चन को चुना है। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जेनेटिक्स से। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रही है जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 115 और ये पूछा गया है दिसंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ट्रेट। आपको एक पेडिग्री भी आपको दिया है यहाँ पे और पूछा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग select the possible mode of inheritance and the probability that the daughter in generation third will show the trait. Daughter in generation third will show the trait. तो थर्ड जनरेशन में बिलोंग करने वाली जो डॉटर है हमारे पास, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द डिसीज क्या है ये पूछा गया। तो पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकंड जनरेशन एंड दिस विल बी द थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हमारे पास एक ही डॉटर है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास एक ही डॉटर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे कि फीमेल। ठीक है, इस फीमेल के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। इस फीमेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या दिया है हमें। ठीक है, द एक्स लिंक्ड रेसिस एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ। एक्स लिंक्ड रेसिस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 25%। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ऑटोसोमल रेसिस एंड प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ एंड ऑटोसोमल रेसिस एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। देखते हैं इनमें से कौन सा सवाल का जवाब होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पेडिग्री, अब वो पेडिग्री जो है तो किस डिसीज के लिए बनी है, ये पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये पता चलता है हमें कि कौन सा डिसीज के लिए ये पेडिग्री बना हुआ है, तो हमें सीधा सीधा पता चलेगा कि ठीक है, कि दो ऑप्शन तो ऐसे ही यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर द डिसीज विल बी द एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रेसिसिव को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसिसिव या दिस पेडिग्री विल बी फॉर द ऑटोसोमल रेसिसिव। चलो पहले तो दोनों में से एक को कंसीडर कर ही लेते हैं हम। तो एक तो कंसीडर करना पड़ेगा हमें। कंसीडर करते हैं कि मान लो कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रेसिसिव के लिए काम कर रही है। पेडिग्री किसके लिए काम कर रही है? ऑटोसोमल रेसिसिव के लिए काम करने वाली ये पेडिग्री है। अगर ये पेडिग्री ऑटोसोमल रेसिसिव के लिए काम करती है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल रेसिसिव में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक जीनोटाइप है, स्मॉल है, और स्मॉल ए वाला जो जीनोटाइप होता है ना, तो ये डिसीज्ड होता है। ये कौन सा होता है? डिसीज्ड जीनोटाइप होता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए आता है तो ये नॉर्मल के लिए काम करेगा ऑटोसोमल रेसिसिव में। ये पता होना बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉसिबल जीनोटाइप ये भी हो सकता है हमारे पास कि कैपिटल ए और ये भी इंडिविजुअल क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल होगा। ठीक है, किस डिसीज के लिए? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के लिए। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के लिए ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखते हैं अभी इसके साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने अगर मानते हैं कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के है या नहीं, ये पता करना जरूरी है। ठीक है, अगर है तो ये जो हमारे पास मेल इंडिविजुअल है ये तो अफेक्टेड आ रहा है। अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? स्मॉल ए होना चाहिए। देखिए, ऑटोसोमल डिसीज में आपको एक्स एंड वाई लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिसीज इज बिलोंग्स टू द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। here will be no involvement of सेक्स क्रोमोसोम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो ये जो पहला जो मेल है हमारे पास अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? स्मॉल ए होना चाहिए। जिस फीमेल के साथ उसका मेटिंग हो रहा है या उसकी पत्नी है वे, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? और ये जो फीमेल है हमारे पास, तो ये नॉर्मल फीमेल है और नॉर्मल फीमेल के यहाँ पे दो जीनोटाइप हो सकते हैं। आइदर दिस फीमेल विल बी कैपिटल ए और ये क्या हो सकती है? कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है। ओके, पर दोनों में से एक ही होना चाहिए, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच वाले क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में एक नॉर्मल सा क्रॉस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ठीक है एक इंडिविजुअल था स्मॉल ए का
और दूसरा इंडिविजुअल हम मानते हैं कि कैपिटल ए का है हमारे पास, फीमेल का जीनोटाइप हम कैपिटल ए मान के चलते हैं। अगर इन दोनों के बीच में ठीक है क्रॉसिंग हो जाए तो हमें पता चलता है कि पूरे के पूरे इंडिविजुअल कौन से जीनोटाइप के आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल है, हेट्रोजाइगस टाइप के आएंगे। अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस टाइप आता है तो हेट्रोजाइगस कैसा है हमारे पास, नॉर्मल है, ठीक है। वहां पे ऑल विल बी हेट्रोजाइगस, ये कंडीशन आएगी वहां पे, पर यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है, सब हेट्रोजाइगस नहीं हो सकते। यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल आ रहा है ना, तो डिसीज आ रहा है, उसका एक, ठीक है, मेल चाइल्ड क्या हो रहा है, डिसीज आ रहा है। तो एक मेल चाइल्ड अगर डिसीज आ रहा है तो फीमेल का जीनोटाइप ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर फीमेल का जीनोटाइप कैपिटल ए मान के चलते हैं और इसका क्रॉस अगर स्मॉल ए के साथ करते हैं तो पूरे के पूरे कैसे आएंगे, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल आ रहे हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में हेट्रोजाइगस कैसे होता है, नॉर्मल होता है, उसे कोई, ठीक है, तरह का कोई डिसीज वगैरह होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैपिटल ए उस फीमेल का जीनोटाइप नहीं हो सकता, ये तो पहले हमने डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो इस फीमेल का जो जीनोटाइप बनेगा, तो इस फीमेल का जीनोटाइप क्या बन सकता है, ठीक है, इस फीमेल का जीनोटाइप हो सकता है कि ये हेट्रोजाइगस है फीमेल, हेट्रोजाइगस नॉर्मल कंडीशन में, हेट्रोजाइगस नॉर्मल कंडीशन में। देखते हैं अगर हेट्रोजाइगस नॉर्मल कंडीशन में है तो इसके जो हमें, ठीक है, क्रॉस करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए फीमेल विद द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप एंड, ठीक है, एक तो हमारे पास अफेक्टेड मेल था ही था, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करते हैं, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि कितने इंडिविजुअल, ठीक है, कितने इंडिविजुअल इनके डिसीज्ड है या अफेक्टेड है, इसके बारे में पता चलेगा। पहला तो आएगा यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दैट विल बी द कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा भी कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, तीसरा और चौथा कॉम्बिनेशन जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हो सकता है कि ये भैया ये डिसीज वाली कंडीशन हो। ये कैसी कंडीशन है हमारे पास, ये डिसीज वाली कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे 50% चाइल्ड, ठीक है, ये पता नहीं चलेगा मेल है या फीमेल है, ये पता तो नहीं चलेगा कि मेल है या फीमेल है, पर हमारे पास 50% चाइल्ड कैसे आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है, और बाकी के जो, ठीक है, हेट्रोजाइगस नॉर्मल आ रहे हैं हमारे पास, ये तो होने चाहिए हेट्रोजाइगस नॉर्मल, और बाकी के जो आ रहे थे हमारे पास वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है, वे इंडिविजुअल आ रहे थे हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, 50%। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम में 50% प्रोबेबिलिटी है क्या डिसीज की, नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर 4 चाइल्ड होते हैं हमारे पास तो यहाँ पे 2 अफेक्टेड होते हैं या 2 नॉर्मल होते हैं, और 3 ही चाइल्ड दिए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हो सकता है कि उनमें से एक चाइल्ड अफेक्टेड हो। तो इसके बाद हमें पता करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो भी नॉर्मल है ना, नॉर्मल का जीनोटाइप फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हमारे पास जो 2 नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल का जीनोटाइप हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहा है। इसका मतलब, ठीक है, अब ये जो फीमेल यहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग में आ रही है, इस, ठीक है, इस बेबी की जो मदर है, इस फीमेल की जो मदर फीमेल है यहाँ पे, उसके जीनोटाइप तो हमें मिल गए। अब हमें जीनोटाइप पता करना है किसका, इस मेल का जीनोटाइप पता करना है, ठीक है। इस मेल का जीनोटाइप पता करने की क्या जरूरत है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अफेक्टेड मेल है तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, क्रॉस हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, पहले के जैसे ही क्रॉस है, यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे लेंगे इसका जीनोटाइप स्मॉल ए। अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है हमारे पास, एक आ रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, स्मॉल ए, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, स्मॉल ए। मतलब यहाँ पे 50% चाइल्ड कैसे है, अफेक्टेड है, और 50% चाइल्ड कैसे है, नॉर्मल है हमारे पास। तो डिसीज का प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसीज का प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1/2 के है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ, उनको देखते हैं। देखिए ये तो पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ यहाँ पे, ठीक है, डिसीज का प्रोबेबल रेट जो भी आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2 कैसे आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्रॉस लिया था वहां पे 2 चाइल्ड अफेक्टेड है और 2 चाइल्ड नॉर्मल है, मतलब 50% का ही मतलब क्या होना चाहिए, 1/2। तो हमारे हिसाब से इस सवाल का, ठीक है, अब तक तो जवाब बन रहा था कौन,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आ रही है और डिसीज का मतलब पैटर्न जो है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ही पैटर्न हो सकता है। अब ठीक है कि ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो रहा है, डिसीज तो ऑटोसोमल रिसेसिव है बट प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आ रही है हमारे पास, 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, तो अब एक ही डाउट है हमारे पास, तो ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, और ठीक है अगर हम देखते कि एस लिंक्ड रेसिसिव डिसीज ये क्यों नहीं है, इसके बारे में पता करते हैं। देखिए हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाई दिस डिसीज नॉट बिलोंग टू द एक्स लिंक्ड रेसिसिव, क्यों नहीं है ये पता करना हमें जरूरी है। यहाँ पे व्हाई दिस डिसीज इज नॉट बिलोंग टू द एक्स लिंक्ड रेसिसिव, एक्स लिंक्ड रेसिसिव की, ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसिसिव को ये फॉलो क्यों नहीं करता, ये हमें जानना बहुत जरूरी। कहां पे दिक्कत आ रही है इसको हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है, व्हाई दिस पेडिग्री इज नॉट बिलोंग टू द एक्स लिंक्ड रेसिसिव। और कभी कभी हो सकता है कि एक ही पेडिग्री अलग अलग डिसीज से बिलोंग भी करते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ठीक है ये मान के नहीं चलना कि एक पेडिग्री है और एक ही डिसीज हो सकता है, ऐसा कभी भी, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पेडिग्री एक से ज्यादा डिसीज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमें पता करना है कि व्हाई दिस पेडिग्री इज नॉट बिलोंग टू द एक्स लिंक्ड रेसिसिव डिसीज, एक्स लिंक्ड रेसिसिव को ये क्यों बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, अब पहले तो ये पता करना है कि हमें कि एक्स लिंक्ड रेसिसिव में हमारे पास एक्स वाई जो होता है तो मेल होगा। ठीक है, एक्स वाई कौन होगा भैया, ये मेल होगा, और एक्स एक्स कौन होगा हमारे पास, फीमेल होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल के देखिए इस डिसीज में फीमेल के कितने पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास, फीमेल के 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। ओके, तो फीमेल के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं एक्स एक्स में, दोनों अगर कैपिटल ए कैपिटल, 3 टाइप के भी हो सकते हैं, कैपिटल ए, फिर एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए के फॉर्म में भी हो सकता है, और तीसरा जीनोटाइप एक्स स्मॉल ए के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपके पास ये जीनोटाइप का फीमेल है एक्स लिंक्ड रेसिसिव के लिए, तो ये डिसीज्ड फीमेल का जीनोटाइप होगा। ये किसका जीनोटाइप हो रहा है, डिसीज्ड फीमेल का जीनोटाइप हो रहा है। और ये दोनों भी जो है यहाँ पे ये एक्स लिंक्ड रेसिसिव के लिए कौन सा जीनोटाइप होगा, ये नॉर्मल के लिए जीनोटाइप होगा। ठीक है, देखिए भैया यहाँ पे मेल का जीनोटाइप तो ठीक है 2 ही टाइप के बन सकते हैं, आइदर मेल विल बी नॉर्मल और मेल विल बी अफेक्टेड। 2 ही बातें हो सकती है कि मेल के बारे में। ठीक है, ये होगा नॉर्मल मेल का जीनोटाइप और ये होगा किसका, ठीक है, अफेक्टेड या डिसीज्ड मेल का जीनोटाइप, ये होगा अफेक्टेड का जीनोटाइप। अब इसी नॉलेज का यूज करके हम इस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर हमारे पास ये मेल है और इस मेल का जीनोटाइप क्या है, अफेक्टेड मेल है, तो अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, एक्स स्मॉल ए वाई होना चाहिए। और एक फीमेल जो है ना, यहाँ पे फीमेल नॉर्मल है, फीमेल के नॉर्मल के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, एक्स कैपिटल ए और एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे 2 जीनोटाइप यहाँ पे होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों के ठीक है क्रॉसेस लेने पड़ेंगे, हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, कैलकुलेशन में अब आपको एक मिनट, तो इनके बीच में क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे, हो सकता है कि ये पे हम एडजस्ट करेंगे। अब पहले तो हमें पता करना है कि इस फीमेल का जो जीनोटाइप है, इस फीमेल का ठीक है देखिए मेल विद एक्स वाई जीनोटाइप है, और फीमेल का कौन सा लेंगे हम, एक्स कैपिटल ए अगर लेते हैं यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, ठीक है, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, दूसरा कॉम्बिनेशन भी एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ पे एक्स कैपिटल ए नॉर्मल वाई, एक्स कैपिटल ए नॉर्मल वाई। देखिए इसके हिसाब से तो कोई भी बंदा यहाँ पे डिसीज नहीं है हमारे पास, कोई भी चाइल्ड डिसीज नहीं है, ये भी नॉर्मल है हमारे पास, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, पर यहाँ पे तो एक तो डिसीज की कंडीशन आनी चाहिए ना, तो ये तो जीनोटाइप नहीं बनेगा उसका। एक तो भी लड़का, तो मतलब लड़का या लड़के कोई तो भी डिसीज आना चाहिए ना, तो इसके हिसाब से तो कोई डिसीज नहीं है, तो सेकंड कॉम्बिनेशन ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस कॉम्बिनेशन का यूज करके देखते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे फीमेल विद जीनोटाइप क्या है हमारे पास, या मेल विद जीनोटाइप एक्स स्मॉल ए वाई अफेक्टेड मेल है, और फीमेल का जीनोटाइप क्या है हमारे पास, हेटेरोजाइगस लेना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप लेना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब क्या होगा कि जो दोनों फीमेल आएगी हमारे पास यहाँ पे, दोनों में से एक फीमेल क्या है यहाँ पे अफेक्टेड है और एक फीमेल क्या है नॉर्मल है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स कैपिटल ए वाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन एक्स स्मॉल ए वाई। तो यहाँ पे फिर डिसीज का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे एक बार देखने दीजिए, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन सही बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन सही बना हुआ है, एक्स कैपिटल ए वाई और एक्स स्मॉल ए वाई। हाँ, तो अब हमारे पास की ठीक है, अगर फीमेल के बारे में अगर हम देखते हैं तो फीमेल कितना है हमारे पास, 50% डिसीज है, 50% डिसीज फीमेल है और 50% कैसा डिसीज है हमारे पास, नॉर्मल फीमेल है। 50% कैसा फीमेल है हमारे पास, नॉर्मल। अब पेडिग्री के रिकॉर्ड में देखते हैं यहाँ पे कि क्या दिया है। देखिए यहाँ पे ठीक है, जो भी एक फीमेल दे दी गई है हमारे पास, ठीक है, तो ये फीमेल तो नॉर्मल दी गई है, ये फीमेल कैसी है हमारे पास, नॉर्मल है। और यहाँ पे जो दो मेल है, दो में से एक मेल क्या है, अफेक्टेड है, तो क्या ये आ सकता है यहाँ पे, सॉरी, क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, अरे किधर गए, हाँ ठीक है, एक तो मेल है हमारे पास, ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन का, एक्स कैपिटल ए वाई, और दूसरा है अफेक्टेड होगा एक्स लिंक्ड रेसिसो, दो में से एक मेल क्या है, अफेक्टेड है। तो कंडीशन तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रही है, पर फीमेल की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फीमेल तो नॉर्मल दी गई है हमें। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो जवाब होना चाहिए, तो जवाब होना चाहिए एक्स, ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसिसो तो नहीं हो रहा है क्योंकि फीमेल का थोड़ा सा, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है तो मैच नहीं कर रहा था हमारे साथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव विद प्रोबेबिलिटी 1/2, ये सही जवाब आ रहा है, ठीक है। तो ये ना होने की संभावना भी थोड़ी सी कम है, पर ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे गलती हो जाए बच्चों की। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन में आप पढ़ लो, तब तक क्वेश्चन में इसे इरेज कर दूंगा। देखिए ये भी क्वेश्चन किस टाइम में पूछा गया है, CSIR नेट, ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। Which of the following mutagen is most likely to result in a single amino acid change? क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ऐसा कौन सा केमिकल म्यूटाजन है यहाँ पे जो सिंगल अमीनो एसिड में चेंज कर रहा हो जिन के प्रोडक्ट पे। अगर जिन में चेंज आता है तो आरएनए में चेंज आएगा, आरएनए में चेंज आता है तो कहाँ किस चीज में चेंज आएगा, ठीक है, किस चीज में चेंज आता है भैया, EMS। हमें पता होना चाहिए कि इथिल मिथिल सल्फोनेट के बारे में। ओके, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में और एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ सिंगल अमीनो एसिड चेंज इन अ जीन प्रोडक्ट। ओके, देखिए म्यूटाजन दो टाइप के होते हैं हमारे पास, या उससे ज्यादा भी टाइप के म्यूटाजन होते हैं। म्यूटाजन का मतलब कि इट इज एन एजेंट विच कॉज द म्यूटेशन, एक कोई ऐसी चीज जो म्यूटेशन कॉज करती है वो जीन में, जिसे हम क्या कहेंगे, म्यूटाजन कहेंगे। म्यूटाजन हमारे पास दो तीन टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कि बायोलॉजिकल म्यूटाजन, बायोलॉजिकल एजेंट एज ए म्यूटाजन, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि केमिकल कंपोनेंट, कोई केमिकल एज म्यूटाजन के मतलब म्यूटाजन का रोल प्ले कर रहा हो, या कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट में जो म्यूटाजन का रोल प्ले कर देना, तो हमेशा जनरली वो कौन होता है, वायरसेस होते हैं। कौन होते हैं वो, वायरसेस। सो वायरसेस एक्ट एज अ, ठीक है, म्यूटाजेनिक एजेंट। बायोलॉजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट से कौन काम कर रहा है यहाँ पे, वायरस काम करता है, ठीक है। तो अब बारी है यहाँ पे दो म्यूटाजन के बारे में। एक म्यूटाजन है जो हमारे पास दैट इज अबाउट द केमिकल म्यूटाजन, और दूसरा जो म्यूटाजन है हमारे पास दैट विल बी द, ठीक है, फिजिकल म्यूटाजन। केमिकल और फिजिकल म्यूटाजन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, केमिकल एंड फिजिकल म्यूटाजन। फिजिकल म्यूटाजन में जनरली आते हैं रेडिएशंस, कौन आते हैं,
रेडिएशंस, हमें पता है कि रेडिएशन में बहुत सारी एनर्जी होती है और ये रेडिएशंस क्या कॉज कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। रेडिएशन कैन कॉज द म्यूटेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिएशन भी हमारे पास दो टाइप के, एक होता है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और दूसरे होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जेनेटिक्स के यूनिट के दौरान। अभी तो सिर्फ पता कर रहे हैं कि रेडिएशन दो टाइप है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है हमारे पास एक्सरेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या है हमारे पास, एक्सरे। और केमिकल, ठीक है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है हमारे पास यूवी रेडिएशन, जिसके तीन टाइप हो सकते हैं कि यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी रेडिएशन, ठीक है। तीनों में म्यूटेशन कॉज करते हैं, बट यूवी रेडिएशन एट द वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, कि 280 नैनोमीटर पे ये ज्यादा म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो करता है, ये तो हमें पता चल रहा है। ये हो गई बात किसके बारे में, फिजिकल म्यूटाजेंस के बारे में। फिजिकल म्यूटाजेन में आपको एक बात याद रखनी है कि उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं। इसमें से भी हम एक जहाँ पे जिन लोगों को यहाँ पे ठीक है हमारे एग्जाम्पल में ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, अगर एक्सरे को अगर छोड़ दे, एक्स रेडिएशन को अगर छोड़ दे, तो बाकी के सभी म्यूटाजन कौन है हमारे पास, केमिकल म्यूटाजन है। जैसे कि एक्रिडाइन ऑरेंज होगा, इथिल मिथिल सल्फोनेट होगा, या इथिडियम ब्रोमाइड होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारे पास, ये तीनों केमिकल, आई एम सॉरी, तीनों जो है बाकी के ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के बाकी के तीनों भी कौन से म्यूटाजेनिक एजेंट है, केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट है। ये जो है 3 केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट, ठीक है। केमिकल में भी अलग अलग टाइप में आते हैं, जैसे कि एक्रिडाइन ऑरेंज एंड इथिडियम ब्रोमाइड, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए एक्रिडाइन ऑरेंज एंड कौन सा बोल दिया हमने, इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr, these are the intercalating agent, these are intercalating agents। ये कौन है हमारे पास, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ठीक है। जो हमने बोल दिया था कि अगर इंटरकैलेटिंग एजेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप दे देते हो वहां पे, तो ये डीएनए का टोपोलॉजी भी चेंज करते हैं। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे। डीएनए का टोपोलॉजी क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर देंगे, डीएनए का टोपोलॉजी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरकैलेटिंग एजेंट हमें पता है कि डीएनए में मान लो कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए का, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री अटैच, इनके बीच में अगर आके जो बैठता है ना, इनके बीच में आके जो बैठता है, ठीक है, दैट विल बी अबाउट द, हाँ कौन हो सकता है वो, इंटरकैलेटिंग एजेंट, ठीक है। इन बिटवीन द मतलब क्या है कि मान लीजिएगा कि ये डीएनए के 2 स्टैंड है हमारे पास, डीएनए के 2 स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि एडेनिन है और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हो रहा है यहाँ पे, थायमिन। मान लो कि यहाँ पे गोनिन है और यहाँ पे साइटोसिन है, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में आके जो बैठने वाला एजेंट होता है ना, इन दोनों के बीच में आके बैठने वाला जो एजेंट होता है, दैट विल बी द इंटरकैलेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग एजेंट प्लेनार स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, है कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेनार स्ट्रक्चर होते हैं। और दिस इंटरकैलेटिंग एजेंट, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करने लगते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि डीएनए का जो, ठीक है, हमें पता चला कि जो हेलिकल वाइंडिंग होती है ना डीएनए में, वो अल्टर होना शुरू होती है। डीएनए के बाइंडिंग के ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड का क्या इफेक्ट होता है, इसके, ठीक है, इसका एक वीडियो हमने, ठीक है, हमारे चैनल पे बना के यहाँ पे ऐड कर दे, आप देख सकते हो इस वीडियो को, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो इंटरकैलेटिंग एजेंट होता नहीं है, क्योंकि इंटरकैलेटिंग एजेंट अमीनो एसिड का चेंज नहीं कराएंगे, इंटरकैलेटिंग एजेंट अमीनो एसिड का चेंज नहीं कराएंगे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही निकल जाएगा। और अभी बात करते हैं कि एक्स रेडिएशन, इसके पहले भी हमने बोल दिया था आपको कि एक्स रेज, दीज आर द आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये कैसे होते हैं दोस्तों, दीज आर द आयोनाइजिंग रेडिएशन। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं ना, तो डीएनए को जनरली ब्रेक कराते हैं वो, ठीक है। डीएनए में कौन सा इफेक्ट जनरेट करते हैं, डीएनए को जनरली ब्रेक करते हैं। मतलब क्या है कि मान लो कि डीएनए का स्टैंड है हमारे पास, जब भी इनके ऊपर आयोनाइजिंग रेडिएशन इंसिडेंट हो जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, जनरली क्लास्टोजेनिक इफेक्ट जनरेट करते हैं। कौन सा इफेक्ट जनरेट करेंगे यहाँ पे, क्लास्टोजेनिक इफेक्ट।
क्लास्टोजेनिक इफेक्ट में क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो ड्यू टू द आयोनाइजिंग रेडिएशन डीएनए स्ट्रैंड गेट ब्रोकन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलते हैं तो हमें पूछा गया है कि 1 अमीनो एसिड का चेंज लाना है। किसका चेंज लाना है हमें? 1 अमीनो एसिड का चेंज लाना है। पर यहाँ पे तो बोल्ड है, ठीक है, एक्स रेज तो क्या करेंगे, डीएनए को डैमेज ही कर देंगे। मतलब डैमेज कैसे कर रहे हैं, उसको कट करके डैमेज कर रहे हैं अगर, ठीक है, एक्स रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है बाय कटिंग, सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज, ठीक है, क्लास्टोजेनिक इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? क्लास्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्सरेज, क्लास्टोजेनिक इफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे तो ब्रेक डाउन करने के बारे में पूछा ही नहीं, आपको अमीनो एसिड चेंज करना है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 भी गायब हो रहा है। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? इथिल मिथिल सल्फोनेट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आ रहा है, ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है कि इथिल मिथिल सल्फोनेट कैसे काम कर रहा है, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता था, क्योंकि हमें पता है कि इथिलियम ब्रोमाइड क्या काम करता है, एक्रिडेन ऑरेंज भी क्या काम करता है, क्योंकि दीज आर द इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, एक्सरे का इफेक्ट भी हमने देख लिया है। अभी बचा क्या है? इथिल मिथिल सल्फोनेट। अब आते हैं इथिल मिथिल सल्फोनेट के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि हाउ इथिल मिथिल सल्फोनेट, देखिए इथिल मिथिल सल्फोनेट एक्ट एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट। इथिल मिथिल सल्फोनेट एक्ट एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट। ये अल्काइलेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, ये बात आपको याद रखनी है। किस चीज का रोल कर रहा है ये? एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट। और हमें पता है कि यार अल्काइलेटिंग एजेंट का रोल क्या होता है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, उनके ऊपर क्या करेगा ये? नाइट्रोजनस बेस के ऊपर क्या करेगा? अल्किल ग्रुप को ऐड करेगा। अल्किल ग्रुप कौन सा हो सकता है? जनरली जो अल्किल ग्रुप यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं वो होता है इथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? इथिल ग्रुप। अगर मान लो कि हमारे पास की ये, ठीक है, डीएनए के अंदर, देखिए यहाँ पे अब बात समझने वाली आपको आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कौन है हमारे पास? गोनिन है। नाइट्रोजनस बेस कौन है हमारे पास? ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड गोनिन है। अगर इस गोनिन, मतलब जनरली गोनिन के साथ कौन बाइंड होता है? कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन बाइंड होता है, जिनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बात तो अब बच्चों को भी पता है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली। अगर मान लो कि यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट का इफेक्ट होता है, यहाँ पे किसका इफेक्ट होगा? अल्काइलेटिंग एजेंट का अगर इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, और अल्काइलेटिंग एजेंट कौन है हमारे पास? इथिल मिथिल सल्फोनेट है। और ठीक है, नाइट्रोसोगोनिन भी हो सकता है हमारे पास, एमएमएस भी हो सकता है, मिथिल मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, ये भी ठीक है अल्काइलेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि गोनिन के ऊपर अगर इफेक्ट होता है अल्काइलेटिंग एजेंट का, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? गोनिन कन्वर्ट होगा O6 इथाइल गोनिन में। किस चीज में कन्वर्ट होगा? O6 इथिल गोनिन में। मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, कि गोनिन जो प्यूरिन है हमारे पास, गोनिन कौन है? प्यूरिन है। प्यूरिन का जो पहला रिंग होता है ना हमारे पास, पहला रिंग, ठीक है, तो उसका जो कार्बन नंबर 6 है, उसके ऊपर जो भी ग्रुप है ना, तो वहां पे कौन आके बाइंड हो रहा है? इथिल ग्रुप आके बाइंड हो रहा है। कौन आके बाइंड हो रहा है वहां पे? इथिल ग्रुप आके बाइंडिंग हो रहा है। अगर इथिल ग्रुप वहां पे बाइंड होता है तो केमिकल स्ट्रक्चर किसका चेंज हो रहा है? गोनिन का चेंज हो रहा है। अब गोनिन कन्वर्ट, नॉर्मल गोनिन कन्वर्ट हो चुका है 6, ठीक है, इथाइल गोनिन में वो कन्वर्ट हो चुका है। आप बोलोगे सर कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब हो जाने दो ना, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए भैया, अगर गोनिन कन्वर्ट नहीं होता है तो नॉर्मली किसके साथ बाइंड करेगा? साइटोसिन के साथ। अगर गोनिन कन्वर्ट होता है O6 गोनिन के अंदर, तो ये साइटोसिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ये साइटोसिन को बाइंड नहीं करेगा। ये किसके साथ बाइंड करेगा फिर? ये बाइंड करेगा, ठीक है, थाइमिन के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा ये? थाइमिन के साथ। देखिए ये तो प्यूरिन है, ये बेस कौन है ये? ठीक है, मॉडिफाइड प्यूरिन है, और ये हमारा ओरिजिनल प्यूरिन बेस है। ठीक है, तो नॉर्मल प्यूरिन किसके साथ बाइंड करेगा? नॉर्मल पाइरिमिडिन के साथ बाइंड करेगा। अब प्यूरिन खुद ही चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, गोनिन O6 गोनिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये किसके साथ बाइंड करेगा? थाइमिन के साथ बाइंड करेगा। तो थाइमिन के साथ अगर ये बाइंड करता है तो क्या हो सकता है यहाँ पे? देखिए हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो ठीक है, कोशिश ये थी हमारे के, मान लो कि हमारे पास ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे था हमारा ग्वानिन और यहाँ पे था साइटोसिन, ये तो पहला वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास। मान लो कि यहाँ पे अभी केमिकल चेंज आ गया, केमिकल चेंज आ गया और स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे दोबारा से निकाल देंगे। ठीक है, अभी उस स्ट्रक्चर में उस जगह पे कौन है, ठीक है, ग्वानिन के बदले कौन है, O6 ग्वानिन है यहाँ पे, O6 ग्वानिन। जब ये डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, अभी ये चेंज हो चुका है और अगर डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जाता है तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड पे एक साइड पे होगा साइटोसिन, जो यहाँ पे था हमारा नॉर्मली साइटोसिन होगा, और दूसरे साइड पे कौन आएगा, वहां पे ग्वानिन आएगा। जब ये सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड जब रिप्लिकेशन के लिए दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के साथ, ठीक है, नए डीएनए स्ट्रैंड के साथ अगर बाइंड होते हैं वहां पे, तो वहां पे ठीक है ग्वानिन के सामने कौन आएगा, O6 ग्वानिन के सामने कौन आएगा, यहाँ पे आना चाहिए साइटोसिन, पर आएगा कौन, यहाँ पे थायमिन आएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो पेयरिंग हो रहा है, अभी ग्वानिन का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, थायमिन के साथ हो रहा है, और ये साइटोसिन जो नॉर्मल था यहाँ पे, ये किसके साथ पेयर करेगा, ये पेयर कराएगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा इसके बाद आएगा। सेकंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में क्या होगा, अब देख लो, सेकंड राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में क्या होगा, जब ये O6 ग्वानिन वाला डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड था हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर था थायमिन, जिसके ऊपर कौन था, थायमिन था, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। जहां पे O6 ग्वानिन है उसके साथ फिर कौन बाइंड होगा, यहाँ पे थायमिन, और जहां पे थायमिन बाइंड है उसके साथ नए डीएनए स्ट्रैंड में कौन बाइंड होगा, यहाँ पे एडेनिन आएगा। मतलब क्या है कि नॉर्मली जहां पे, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन ही आनी चाहिए, ग्वानिन ऑलवेज किसके साथ आना चाहिए था, साइटोसिन के साथ ही आना चाहिए था, वहां पे कौन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चेंज होके वहां पे आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है वहां पे, थायमिन एंड एडेनिन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर, ठीक है, हम किसको, देखिए यहाँ पे जो चेंज आ रहा है तो यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, मतलब जहां पे ओरिजिनल कंडीशन में जीसी होना चाहिए था, कुछ डीएनए स्ट्रैंड में आपको कौन मिलेगा वहां पे, ठीक है, एटी और टीए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एटी और टीए का चेंज आता है तो ठीक है डीएनए में चेंज आएगा, डीएनए में क्या होगा, चेंज आएगा। अगर डीएनए में चेंज आता है तो आरएनए में चेंज आएगा, अगर आरएनए में चेंज आता है तो हो सकता है कि भैया यहाँ पे क्या हो सकता है कि अमीनो एसिड में भी चेंज आ सकता है। किसमें चेंज आएगा, अमीनो एसिड में भी चेंज आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब बन रहा है। ठीक है, कौन ऑप्शन नंबर 3 में कौन आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो हमारे वीडियो, ठीक है, जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, तो आगे वीडियो आएंगे इसके बारे में जो डिटेलिंग देंगे, ठीक है, आपको इस टॉपिक के बारे में, तो आप उस टाइम में भी समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन जो हमारे पास, तो ये जेनेटिक्स से बिलोंग कर रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ कॉलिंग ऑफ शेल इन अ स्नेल लिम्निया पेरेग्रा is well established. The dextral coiling depend on the dominant allele D and sinistral coiling depend upon the recessive allele small d. recessive allele small d के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दिया है क्वेश्चन में, यहां तक तो दी गई जनरल इंफॉर्मेशन आपको, इसके बारे में दिया है। इसके बाद दिया है क्वेश्चन। देखिए डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल कॉइलिंग के बारे में पढ़ते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है, लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि एक डोमिनेंट अलील है, अगर डोमिनेंट अलील है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल डी है। ठीक है, इसका जो क्रॉस हो रहा है किसके साथ हो रहा है, ठीक है, सिनिस्ट्रल के रेसेसिव के साथ क्रॉस हो रहा है। ये किसके साथ क्रॉस हो रहा है, रेसेसिव के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे बाद में आपको बोल दिया कि F1 प्रोजेनी आएंगे, बहुत सारे F1 प्रोजेनी आएंगे, उसमें से एक जो फीमेल प्रोजेनी है, उसमें से कौन, एक फीमेल प्रोजेनी, ठीक है, जो कौन सा है उसका, ठीक है, उसमें जो कॉइलिंग है, शेल की कॉइलिंग है वो तो डेक्स्ट्रल है, और ठीक है, उसका जीनोटाइप क्या बन रहा है, उसका जीनोटाइप आ रहा है कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर यहाँ से हम गैमेट ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा कैपिटल डी गैमेट, यहाँ से अगर गैमेट लेते हैं तो यहाँ पे आएगा स्मॉल डी, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास। सबके सब कैसे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस फॉर्म में आएंगे।
ठीक है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डेक्स्ट्रल है, यहाँ पे कौन है, ये डेक्स्ट्रल है। अब पूछा गया है डेक्स्ट्रल इज क्रॉस्ड विद सिनिस्ट्रल, अगर इस F1 का हम क्रॉस लेते हैं किसके साथ, सिनिस्ट्रल के साथ अगर क्रॉस करते हैं इस डेक्स्ट्रल का, आगे भी पढ़ते क्या दिया है। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल का रेशियो क्या आएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल का रेशियो क्या आ रहा है, ये पूछा गया। अब तक तो यहां तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखते हैं, हमारे पास ये जो प्रोजेनी आया था तो F1 फीमेल प्रोजेनी है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर F1 का क्रॉस हम कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, सिनिस्ट्रल के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का रेशियो क्या आएगा ये पूछ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है, हम क्रॉस ही निकाल लेंगे अभी। इस जीनोटाइप का अगर यहाँ पे नोट करते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस हो रहा है किसके साथ, स्मॉल डी के साथ हो रहा है क्रॉस, ठीक है। तो अगर इस क्रॉस को कंप्लीट करते तो क्या पता चलेगा हमें, ठीक है, एक होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये कॉम्बिनेशन आएगा क्या, स्मॉल डी और ये आएगा स्मॉल डी। तो देखिए रिजल्ट तो यहाँ पे बन गया है दोस्तों, दो आएंगे, ठीक है, यहाँ पे होमोजाइगस रेसिसिव, और दो आएंगे हमारे पास हेट्रोजाइगस, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास 50% कौन आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आ रहे हैं, और 50% कौन आ रहे हैं हमारे पास, 50% आ रहे हैं होमोजाइगस, 50% कौन आ रहे हैं हमारे पास, होमोजाइगोट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेशियो आ रहा है 2:2, और 2:2 देखते हैं ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन में देखिए रेशियो दिया है आपको 3:1, ये तो नहीं होगा क्या आंसर, ठीक है। 1:2 भी दिया आपको, ये भी नहीं होगा। 1:3 दिया या 3:1 दिया है, ये तो एक ही, मतलब आप बच रहा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन, आप इसको 2:2 लिखो या 1:1 लिखो, ये हो जाएगा क्या हमारे क्वेश्चन का सही जवाब 1:1। देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो ठीक है, इंफॉर्मेशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। देखिए मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ कॉइलिंग इन अ शेल, कॉइलिंग के बारे में जेनेटिक्स का एक टॉपिक आएगा, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही आपको ये टॉपिक यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में। बाकी क्वेश्चन तो आपको दिया है यहाँ पे कि पहले आपको दिया है कि कैपिटल डी इज डोमिनेंट, देन स्मॉल डी इज रेसिसिव, कैपिटल डी डिनोट कर रहा है शेल कॉइलिंग, दैट विल बी द डेक्स्ट्रल, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, और जो सिनिस्ट्रल होती है तो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। इनका जो F1 आ रहा है हमारे पास, F1 को उन्होंने दिया है क्वेश्चन में फीमेल, कुछ भी दे सकते हैं, मेल या फीमेल कुछ भी दे सकते हैं, चलो उनकी मर्जी, ठीक है। फीमेल का क्रॉस किसके साथ दिया है उन्होंने, सिनिस्ट्रल के साथ दिया है। सिनिस्ट्रल का जीनोटाइप हमने क्या लिया था यहाँ पे, का स्मॉल डी। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोस का रेशियो क्या आएगा, 2:2। 2:2 का मतलब क्या है, 1:1। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, ठीक है। ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेल हार्बरिंग F प्राइम प्लाज्मिड। अगर किसी सेल के अंदर F प्राइम प्लाज्मिड आता है तो नीचे दिया गया हो कौन सा ऑप्शन इस ठीक है सेल के बारे में सही हो सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, किस टॉपिक से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन से। कहां से बिलोंग करेगा ये, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन सिस्टम से, ठीक है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, दैट विल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम बोल सकते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट विल बी द कॉन्जुगेशन, क्या हो सकता, मतलब होता क्या है यहाँ पे कि मान लो कि हमारे पास एक कोई बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है ये, और एक दूसरा कोई एक बैक्टीरियल सेल है। दोनों भी बैक्टीरियल सेल के जीनोटाइप मतलब देखते हैं कि मान लीजिएगा कि ये जीनोम है बैक्टीरिया का, पर इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, इसमें बैक्टीरियल जीनोम भी है, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें प्लाज्मिड भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ऐसी सेल है हमारे पास जिसके पास F प्लाज्मिड है, मान लो कि F प्लाज्मिड है, ठीक है। अगर किसी सेल के पास ठीक है बैक्टीरियल सेल के पास F प्लाज्मिड होता है तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, F पॉजिटिव सेल कहेंगे, ठीक है।
और जिस सेल के पास प्लाज्मिड एब्सेंट है, यहाँ पे प्लाज्मिड एब्सेंट है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन? एफ नेगेटिव सेल कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, कॉन्जुगेशन 2 बने, पिलस के मतलब पिलस यहाँ पे क्या करेंगे या पाइलस कॉन्जुगेशन 2 बनाएंगे, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो प्लाज्मिड है रिप्लिकेट होके कहाँ पे जाएगा, ठीक है, दूसरे एफ नेगेटिव। और जब कॉन्जुगेशन खत्म होगा तो हमें पता चल रहा है कि दोनों भी सेल जो हमारे पास यहाँ है, दोनों भी सेल्स कैसे काम, मतलब उनका जो जीनोटाइप है तो कैसे आएगा, दोनों भी सेल का जीनोटाइप एफ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों के पास हमें क्या मिलेगा, ठीक है, दोनों के पास हमें मिलेगा बैक्टीरियल जीनोम एज वेल एज क्या मिलेगा, वहां पे प्लाज्मिड मिलेगा। जो सेल एफ नेगेटिव थी वो भी एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, क्यों, कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ से डीएनए रिप्लिकेट होकर इधर आएगा, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। और उसके बाद हम बोल रहे थे कि ठीक है, जो ये दूसरा सेल था, ये दूसरा सेल भी क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा सेल भी हमारे पास, ये तो पहले से ही कौन था, पॉजिटिव था, वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। मतलब क्या है कि अगर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के बीच में हम, ठीक है, कॉन्जुगेशन करते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास, दोनों भी सेल एफ पॉजिटिव आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि मान लो कि अभी हमारे पास एक कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल, और उस बैक्टीरियल सेल में खुद का बैक्टीरियल जीनोम भी है, और उस सेल में मान लो कि कोई प्लाज्मिड भी है। अगर ये प्लाज्मिड इस जीन के साथ, प्लाज्मिड डीएनए अगर बैक्टीरियल जीनोम के साथ अगर, ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म के साथ उसके अंदर अगर चला जाता है, मतलब क्या है कि रिजल्टेंट सेल जो हमारे पास आएगा तो कैसा सेल आएगा, कि मान लो कि हमारे पास जो रिजल्टेंट सेल आ रहा है, ठीक है, तो ये था मान लो कि ये था बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, जिसे हम बैक्टीरियल जीनोम कह रहे हैं, ठीक है, ये था बैक्टीरियल डीएनए। और अगर उसके साथ, ठीक है, हम कह रहे कि अगर ये, ठीक है, जो प्लाज्मिड था यहाँ पे अगर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, इसके साथ अगर इंटीग्रेट हो जाए तो इस सेल को अब हम क्या कह सकते हैं, इस सेल को हम कह सकते हैं एचएफआर सेल। कौन सा सेल कहेंगे, एचएफआर सेल, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या एचएफआर सेल एफ प्राइम सेल हो सकता है क्या, हाँ भाई हो सकता है। एफ प्राइम का कन्वर्जन तो किस चीज में हो रहा है, एचएफआर में हो रहा है ना, एफ प्राइम इज कन्वर्टिंग इनटू द एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट में। अब बात करते हैं किसके बारे में, एफ प्राइम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, एफ प्राइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और उस बैक्टीरियल सेल में क्या था कि मतलब एचएफआर ही था हमारे पास, कौन था, एचएफआर। एचएफआर में क्या था कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो उसका ठीक है बैक्टीरियल जीनोम था, और यहाँ पे जो दूसरी चीज थी कौन थी, वो प्लाज्मिड था। कौन था वो, प्लाज्मिड। यहाँ पे कौन था, प्लाज्मिड। देखिए इसके पहले डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के मैकेनिज्म से कि दो जीनोम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। और इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि एचएफआर को फिर से अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डीएनए था ऑलरेडी प्लाज्मिड का डीएनए, अगर ये डीएनए निकल के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है तो आते, ठीक है, टाइम में अगर ये ठीक है बैक्टीरियल का प्लाज्मिड कुछ, ठीक है, सेगमेंट किसका लेकर आया आपके पास, खुद के पास किसका सेगमेंट लिया है, ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम का कुछ अगर डीएनए का फ्रैगमेंट प्लाज्मिड के साथ आता है एचएफआर में, ठीक है, तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, अभी एफ प्राइम सेल कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, एफ प्राइम सेल कह सकते हैं। देखिए बहुत आसान है कि एचएफआर थी हमारे पास, एचएफआर में किसको डाउट नहीं है, ठीक है। अब एचएफआर से कौन आ रहा है हमारे पास, एफ प्राइम सेल आ रहा है। एफ प्राइम के पास एफ प्राइम किसे कहेंगे, एफ प्राइम में क्या होता है कि जो, ठीक है, हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए था, प्लाज्मिड डीएनए के साथ अगर कुछ फ्रैगमेंट बैक्टीरियल जीनोम का अगर आता है वहां पे, तो ऐसे, ठीक है, हम प्लाज्मिड को या ऐसे प्लाज्मिड कंटेनिंग सेल को क्या कहेंगे, एफ प्राइम सेल कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, एफ प्राइम सेल। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे असली पूछा क्या गया है आपको।
ठीक है, आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इतना ही पूछा गया है आपको। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक से हम हर एक ऑप्शन के बारे में पढ़ लेंगे अभी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, देखिए कि हमें पूछा गया कि एफ प्राइम के बारे में। देयर पहला ऑप्शन, देयर एफ प्लाज्मिड इज नॉन फंक्शनल। अगर एच एफ आर से एफ प्राइम बनता है तो एफ प्राइम मतलब क्या है कि एफ प्लाज्मिड नॉन फंक्शनल हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। ये नॉन फंक्शनल क्यों होगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा, नॉन फंक्शनल होता नहीं है। देखिए एच एफ आर से अगर हमारे पास एफ प्राइम आता है तो वो सेल है ना जो ठीक है, उस सेल में जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड बोल रहा है कि ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है प्लाज्मिड नॉन फंक्शनल, तो ये इस क्वेश्चन का सवाल जवाब नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दे एग्जिबिट इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑल क्रोमोसोमल जीन्स। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते, दे एग्जिबिट इंक्रीज्ड रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑल क्रोमोसोमल जीन्स, नहीं। अगर एच एफ आर से एफ प्राइम बनता है तो ठीक है, ट्रांसफर करने का जो रेट है ना वो तो डिक्रीज हो सकता है, वो इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, वो रेट क्या होना चाहिए, ट्रांसफर का जो जीन ट्रांसफर का जो रेट होता है ना वो डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जीन ट्रांसफर का रेट किसका ज्यादा होता है, एच एफ आर का ज्यादा हो, तो तभी तो उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं ना। और ठीक है, अगर एच एफ आर से हमारे पास अगर एफ प्राइम आता है तो इस रेट में थोड़ा सा ठीक है डिक्रीज हो सकता है, और ऑप्शन बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे गलत हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है क्या। ठीक है, दे आर मिरोडिप्लॉइड। अभी हमें बात करनी होगी मिरोडिप्लॉइड के बारे में। देखिए अगर हमारे पास ये कोई बैक्टीरियल सेल है जिसके पास प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में किसका जीन है, बैक्टीरियल जीनोम का जीन है। ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम अपना खुद का, अगर इस सेल को अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं ठीक है दूसरे एक बैक्टीरियल सेल के साथ जिसके पास प्लाज्मिड तो नहीं है पर कौन है वहां पे, बैक्टीरियल जीनोम है, मतलब क्या है कि एफ नेगेटिव के साथ ठीक है एफ प्राइम सेल का क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बाद अगर ठीक है यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है ठीक है कि ये सेल भी क्या हो जाए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्जुगेशन ये सेल भी क्या हो सकती है, मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो डीएनए यहाँ पे बैक्टीरियल प्लाज्मिड का पूरा डीएनए रिप्लिकेट होके कहां पे चला जाएगा, रिप्लिकेट होके वो चला जाएगा इस दूसरे सेल के अंदर। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो जीन है, अगर मान लो यहाँ पे लैक्टोज का जीन है आपके पास, लैक्टोज यूटिलाइजेशन के लिए जीन है, और ऐसे ही सेम जीन अगर मान लो कि इस सेल के अंदर भी है, मतलब इस सेल के जो बैक्टीरियल जीनोम है ना उस बैक्टीरियल के जीनोम में भी ये जीन पहले से प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि लैक्टोज का जीन है एक ही सेल में 2 बार आपको दिखाई दे रहा है। अगर ठीक है एक ही सेल में बैक्टीरिया के एक ही सेल में एक ही जीन आपको अगर 2 अलग अलग लोकेशन पे अगर मिलता है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियल जीनोम में, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, पार्शियली डिप्लॉयड एज वेल एज मीरो डिप्लॉयड सेल कह सकते हैं, मीरो डिप्लॉयड। जो सेल मीरो डिप्लॉयड होती है वो क्या वे सेल एफ प्राइम हो सकती है, हाँ भाई क्यों नहीं। एफ प्राइम का क्राइटेरिया क्या है, एफ प्राइम का क्राइटेरिया है कि उस सेल के अंदर कौन होना चाहिए, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में किसका जीन होना चाहिए, ठीक है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट उसमें होना चाहिए। जो मीरो डिप्लॉयड है वही एफ प्राइम भी हो सकता है। तो इस ठीक है क्वेश्चन का सही जवाब तो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। जो एफ प्राइम सेल है वो क्या हो सकती है, मीरो डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, they fail to survive as the chromosomal origin of replication is inactivate। ठीक है इनका इसका मतलब है ये बोल रहा है ऑप्शन कि जो सेल हमारे पास एफ प्राइम है, जो सेल कौन है हमारे पास, ये प्राइम सेल है, उसका बोलने का मतलब ये है कि एफ प्राइम सेल ठीक है एनवायरमेंट में मतलब जिंदा नहीं रह सकती है, ये मर जाएगी ऐसा बोल रहा है। क्यों, वहां पे डीएनए के रिप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऐसा ये ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, फेल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, वहां पे जो साइट ऑफ ओरिजिन होता है ना डीएनए रिप्लिकेशन का वो इनएक्टिवेट हो रहा है। नहीं भैया ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे
मान लो कि एफ प्राइम सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पे, और जो जहाँ पे जो दूसरा जीन जो ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम से जो दूसरा जीन ऐड हो रहा है, तो अदर देन द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट पे, तो यहाँ पे ठीक है, तो एक्टिवेशन साइट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट इनएक्टिव होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर ठीक है इनएक्टिव नहीं होती तो डीएनए का रिप्लिकेशन नॉर्मल चलता रहेगा, और डीएनए का रिप्लिकेशन अगर नॉर्मल चलता रहेगा तो मीडियम के ऊपर ठीक है ए प्राइम सेल भी क्या करेंगे, नॉर्मली ग्रो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके हिसाब से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका ठीक है क्रोमोसोमल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या हो रहा है, इनएक्टिव बोल रहा है, और फेल टू सर्वाइव बोल रहा है, ऐसा होने के चांसेस नहीं है, वो जिंदा रह सकते हैं, ए प्राइम ठीक है जिंदा रह सकती है, इसके मरने के कोई चांसेस नहीं है, इसके हिसाब से वो ऑप्शन भी गलत हो रहा है। तो आइए भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा ठीक है वो है जेनेटिक्स है, और ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होती है, तो थोड़ा सा आपको ठीक है क्वेश्चन को पढ़ना होगा। आप पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे if non-disjunction occur in meiosis first, which of the following scenario is most likely to occur? Two gamete will be in n plus 1 and two gamete will be n minus 1 के फॉर्म में होंगे। दूसरा ऑप्शन one gamete will be n plus 1, two will be n and one will be n minus 1। अरे भाई हाँ, 4 ही गैमेट होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4 हो रही यहाँ पे, कोई बात नहीं है। ओके तो पहले टॉपिक को पढ़ते हैं कि पहले हमें पता करना हो कि व्हाट इज नॉन डिजंक्शनिंग, और नॉन डिजंक्शनिंग अगर मियोसिस फर्स्ट में आती है तो क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। मान लो कि कोई एक सेल है हमारे पास, और ठीक है एक सेल है, और ये सेल समझ लो कि डिप्लॉयड सेल है, और अगर ये ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे यहाँ पे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है 46 में से आधे क्रोमोसोम कौन देता है, यहाँ पे मदर ओरिजिन से होते हैं, और आधे जो क्रोमोसोम होंगे वहां पे ठीक है तो फादर के ओरिजिन से होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्रोमोसोम का ठीक है डायग्राम निकालेंगे। ठीक है 3 क्रोमोसोम हम लेंगे मदर के साइड से, और ये 3 क्रोमोसोम लेंगे हम किस साइड से, फादर के साइड से। देखिए मियोसिस में अभी सेल नहीं जा रही है, अभी अगर सेल डिप्लॉयड है हमारे पास, तो मान लो कि ये सेल कौन सा सेल है हमारे पास, सोमैटिक सेल है। ठीक है और हमें सोमैटिक सेल से क्या बनाने हैं, जर्मिनल सोमैटिक सेल से गैमेटिक सेल बनाने हैं। जर्मिनल सोमैटिक सेल से ही हमें किसको बनाना है, जर्मिनल सोमैटिक सेल से ही हमें गैमेटिक सेल का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है भैया, गैमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए पहले क्या होना है, ओके पहले तो इस सेल को क्या होना चाहिए, रिप्लिकेशन में जाना चाहिए। किस मोड में जाना चाहिए, रिप्लिकेशन में। डिवीजन होके वो जा रही है ना, तो सेल क्या होगा कि रिप्लिकेशन होके, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम निकालेंगे, सेल का साइज बढ़ाएंगे थोड़ा सा। सेल अगर डिवीजन में जा रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है कि एस फेज के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, एस फेज में डीएनए का। यहाँ पे जो भी क्रोमेटिड थी हमारे पास, वो क्रोमेटिड क्या हो जाएगी, क्रोमेटिड क्या हो जाएगी, वहां पे डबल हो जाएगी। यहाँ पे क्रोमेटिड क्या हो जाएगी, मतलब रिप्लिकेट हो जाएगी। ऐसे भी तो बहुत सारे क्रोमेटिड है, पर हम एग्जांपल ले रहे 3 ही क्रोमेटिड का। ये 3 क्रोमेटिड जो रिप्लिकेशन होके डीएनए क्या हो रहा है वहां पे, क्रोमेटिड का रिप्लिकेशन हो चुका है। देखिए अब इसके बाद ये सेल जाएगी मियोसिस फर्स्ट में। किस डिवीजन में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में जाएगी। ये सेल अब जाएगी मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में जाने मतलब ठीक है, जब ये सेल जाएगी तो हमें कितने सेल्स देगी, 2 डॉटर सेल्स आएंगे हमारे पास। कितने डॉटर सेल आएंगे, 2 डॉटर सेल्स आएंगे हमारे पास। ठीक है 2 डॉटर सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये होगा एक डॉटर सेल,
और जो दूसरा है दूसरा डॉटर सेल, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि बिफोर द डिवाइडिंग सेल क्रोमोसोम का ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी होता है। इक्वल अमाउंट में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो सकता है, वहां पे सेपरेशन होता है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। हमें तो ये बात तो ठीक है पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग तो होता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि ठीक है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। वहां पे कौन सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। ओके इसको थोड़ा सा देर बाद निकालेंगे। हाँ तो पहले इसी सेल के अंदर हम होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनाएंगे। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर होते हैं वहां पे, ठीक है 23 पेयर होंगे हमारे पास। कितने पेयर होंगे, 23। उसमें से कुछ पेयर हम निकालेंगे यहाँ पे। नॉन डिसजंक्शनिंग के बारे में पढ़ने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कितने क्रोमोसोम होंगे वहां पे हमारे, 23। और उसके साथ होमोलोगसली पेयर होने वाले कौन से क्रोमोसोम होंगे, ये क्रोमोसोम, इनका नंबर भी कितना होगा 23। इनका नंबर भी कितना आएगा हमारे पास 23। ओके मान लो कि यहाँ पे कौन है, सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल से जो आराइज होते हैं दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। देखिए डिसजंक्शनिंग में क्या होता है कि डिसजंक्शनिंग में यहाँ पे इनके बीच में जो भी कनेक्शन होता है ना कोइजिन का, वो ब्रेक होता है और उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल डिसजंक्शनिंग होती है यहाँ पे तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो नए दो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो उनमें आ जाएंगे। यहाँ पे मान लो कि दो सेल्स आ रहे नए, तो उनमें ठीक है 23 होमोलोगस क्रोमोसोम विद ठीक है मतलब ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। इसमें नंबर कितना आएगा ऐसा 23। देखिए ये जो क्रोमोसोम है ना डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे। मान लो कि ऐसे 23 आ रहे हैं आपके पास और इधर भी कितना आएगा क्रोमोसोम का नंबर 23 आएगा। इधर भी कितना आएगा नंबर 23। पर अगर यहाँ पे ये नॉर्मल नंबर कब आता है, जब डिसजंक्शनिंग होती है प्रॉपरली, डिसजंक्शनिंग। अगर प्रॉपर डिसजंक्शनिंग होती है तो नंबर नॉर्मल आ जाएंगे 23 मियोसिस फर्स्ट के अंदर, जब यहाँ पे कौन कंप्लीट होगा मियोसिस फर्स्ट। पर अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम के बीच में अगर नॉन डिसजंक्शनिंग आती है तो क्या होगा, अगर नॉन डिसजंक्शनिंग आती है तो भैया यहाँ पे नॉर्मल नंबर के बजाय क्या होगा कि एक सेल के अंदर ठीक है क्रोमोसोम की संख्या एक से मतलब 23+1 हो जाएगा और दूसरे के पास 23 आना चाहिए था पर एक क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे ठीक है क्रोमोसोम का संख्या कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे क्रोमोसोम का जो डबल स्टैंडर्ड है, इन्हें हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए कह रहे हैं। रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है डबल क्रोमेटिड वाला। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिड है। पर ऐसे क्रोमेटिड कितने होने चाहिए था, नॉर्मली होने चाहिए थे 23, पर यहाँ पे नॉन डिसजंक्शनिंग से क्या हो गया एक प्लस आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो आना चाहिए था नॉर्मली तो क्या हो गया वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। आपको ये बात समझनी जरूरी होती है। अगर ये सेल मियोसिस सेकंड में जाती है, अगर ये सेल मियोसिस सेकंड में जाती है तो क्या होगा, ठीक है। नॉर्मली हमें पता चलता है कि नॉर्मली अगर मियोसिस सेकंड में जाती है तो यहाँ पे कितने सेल आने चाहिए, 2 सेल आते हैं। कितने सेल आएंगे, 2 सेल। 2 सेल अगर आते हैं यहाँ पे तो हर एक के पास नॉर्मली कितना आना चाहिए, ऐसे कितने क्रोमोसोम आने चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड वाले क्रोमेटिड कितने आने चाहिए 23, इसके पास भी 23 और उसके पास भी 23 आने चाहिए। बट अगर ठीक है पहले से ही हमारे पास अगर नॉन डिसजंक्शनिंग से हमारे पास पहले से ही कौन है एक क्रोमोसोम ज्यादा था इस सेल में, इस सेल में एक क्रोमोसोम कम था, तो ये जो ज्यादा क्रोमोसोम था ना यहाँ पे इसका भी क्या होगा नॉर्मली डिसजंक्शन होगा और एक क्रोमोसोम ठीक है एक ज्यादा यहाँ पे पाया जाएगा, जो एक्स्ट्रा में था यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा
क्रोमेटिड और उसका ही दूसरा जो क्रोमेटिड का हिस्सा था ये इस सेल में चला जाएगा। कि देखिए दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, मियोसिस सेकंड में नॉन डिजंक्शनिंग नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ कि नॉन डिजंक्शनिंग कहां पे है, मियोसिस 1 के अंदर है। अगर मियोसिस 1 के अंदर होती है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना उनके सेपरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होगा। एक सेल को एक कम मिलेगा तो दूसरे सेल को क्या होता है, एक ज्यादा मिलता है। ठीक है, एक सेल को क्या होता है, ये देखिए एक सेल को क्या होगा कि एक कम मिलेगा तो दूसरे सेल को क्या होता है, ज्यादा मिलता है। पर मियोसिस सेकंड में किसी टाइप का नॉन डिजंक्शनिंग नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गैमेट सेल बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमें पता है कि गैमेट हमेशा कैसे होता है कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। ये भी हैप्लॉइड है हमारे पास जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23। बट भैया यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या आ रहा था, एक्स्ट्रा आ रहा था। तब मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे n+1 वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पे n+1 वाली कंडीशन, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि n+1 वाली कंडीशन। मतलब क्या है कि दो सेल्स यहाँ पे, टू सेल्स विद द n+1 वाली कंडीशन में, और जो बची हुई दूसरी सेल थी हमारे पास, ये सेल जिसके पास ऑलरेडी, ठीक है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा था, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा था, कम था। होमोलोगस क्रोमोसोम पहले से इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम पहले से इसके पास कम है। अगर इसके पास पहले से कम है तो यहाँ पे जो दो सेल आ रही है तो इनमें भी एक एक क्रोमोसोम क्या होगा, इनमें जनरली यहाँ पे अगर मियोसिस सेकंड परफॉर्म होता है तो नॉर्मल नंबर कितना आना चाहिए था, यहाँ पे नॉर्मल नंबर आना चाहिए था 23 ऐसे वाले क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल क्रोमेटिड वाले कितने क्रोमोसोम आने चाहिए, 23। पर एक बात क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही 22 है। सो इसका मतलब क्या है, इसमें एक क्रोमेटिड कम आ जाएगा, इसमें एक क्रोमेटिड क्या होगा, आपको कम दिखाई देगा, एक क्रोमेटिड आपको कम दिखाई देगा, तो इसमें भी एक क्रोमेटिड आपको कम दिखाई देगा। मतलब ऐसे सिंगल सिंगल, ठीक है, क्रोमेटिड वाले जो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आएगा तो यहाँ पे आएगा 22, और यहाँ पे भी आ रहा है कितना, 22 का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर सेल विद द, ठीक है, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि n-1 कंडीशन में, यहाँ पे भी n-1 कंडीशन में, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ रहे हैं, 22। मतलब दो सेल यहाँ पे कैसे, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है कि टू सेल्स विथ n-1 और टू सेल्स विद n+1 कंडीशन। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। देखिए नॉन डिजंक्शनिंग आपको कहां पे दिया है, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में, ठीक है, या उसके बाद कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, ओनली प्रॉब्लम है हमारा मियोसिस फर्स्ट के अंदर। तो आपको भी उसी हिसाब से चलना होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में अगर नॉन डिजंक्शनिंग होती है तो हमारा रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था कि टू सेल्स n+1 कंडीशन में थी और टू सेल्स किस कंडीशन में थी, n-1। आपको दिखाई देता है ऐसा कुछ कोई ऑप्शन में, ऐसी कोई बात दिखाई देती है ऑप्शन में। ओके, टू गैमेट सेल विल बी, दो गैमेटिक सेल विल बी n+ कंडीशन एंड टू सेल्स विल बी n-1 कंडीशन। इसका मतलब क्या है, सही जवाब जो आ रहा है इस क्वेश्चन का तो पहला ऑप्शन है। देखिए आपको थोड़ा सा नॉन डिजंक्शनिंग के बारे में पढ़ना है, पर आप टेंशन मत लो। अगर आज आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता होगा या कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो इसके बाद उसके उस टॉपिक के ऊपर हम ठीक है वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वन गैमेट विल बी n+1, नहीं हमारा रिजल्ट आ रहा था 2n+1 फॉर्म में होनी चाहिए, तो गलत हो रहा है। टू गैमेट विल बी नॉर्मल, नॉर्मल तो होता ही नहीं, नॉर्मल का मतलब क्या कर रहा है कि ये नॉर्मल n, ठीक है, n=23 बोल रहा है। अगर मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिजंक्शनिंग आती है ना तो कोई भी गैमेट नॉर्मल नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, मियोसिस सेकंड में अगर नॉन डिजंक्शनिंग होती है ना तो कुछ गैमेट नॉर्मल आ सकते हैं, ठीक है, दो गैमेट नॉर्मल आ सकते हैं, दो में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो गैमेट नॉर्मल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मियोसिस टू की क्या होती है, नॉन डिजंक्शनिंग। नॉर्मल गैमेट तो बनेगा नहीं, तो नॉर्मल वाले ऑप्शन खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अभी हम रुकते हैं यहाँ पे। आपको ठीक है शायद एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होता, आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए तो पहले आपको आ जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।